जब हम औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, धुआं उगलते इंजन और टेक्नोलॉजी का कोई जादुई दौर। पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए आज इस कहानी के मिथ और इसकी असलियत दोनों को जरा करीब से देखते हैं। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिकरण को एक शानदार नए सवेरे की तरह देखा जा रहा था। ये सिर्फ एक म्यूजिक बुक का कवर नहीं है, ये उस दौर की सोच का प्रतीक है। इसके बीच में एक देवी जैसी तस्वीर है जिसके हाथ में नई सदी का झंडा है। वो तरक्की की दूत जैसी लग रही है। उसका एक पैर पंखों वाले पहिए पर है जो वक्त की रफ्तार को दिखाता है, और वो जैसे भविष्य की ओर उड़ रही हो। अब ये तस्वीर और भी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि उस दौर को पुराने और नए जादू के एक मुकाबले की तरह पेश किया जा रहा था। देखिए, एक तरफ है पूरब का अलादीन जो अपने जादुई चिराग से एक महल बना देता है, और दूसरी तरफ है पश्चिम का मॉडर्न मैकेनिक जो अपने औजारों से पुल, जहाज और बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। साफ संदेश था कि टेक्नोलॉजी एक नया जादू है जो पुरानी कहानियों के जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें हमें तरक्की की एक बहुत ही चमकीली कहानी सुनाती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी हर किसी के लिए हर जगह सच थी? आखिर ये जादू असल में था किसके लिए? तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नई सदी के जादू वाले मिथक को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ब्रिटेन में ये कोई तेज क्रांति थी या एक धीमा विकास। उसके बाद इंसानी हाथों की ताकत पर नजर डालेंगे, और फिर देखेंगे कि जब मैनचेस्टर भारत आया तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। और आखिर में हम भारत में फैक्ट्रियों की शुरुआत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये सच में कोई तेज रफ्तार वाली क्रांति थी? चलिए इस मिथक को तोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि असल में ये बदलाव कितना धीमा था। देखिए, फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले भी एक सिस्टम काम कर रहा था जिसे इतिहासकार आदि औद्योगिकरण कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि शहर में बैठा एक व्यापारी गांव के परिवारों को कच्चा माल देता था, और वो परिवार घर बैठे बैठे ही उससे तैयार माल बनाते थे। ये काम एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए हो रहा था, पर फैक्ट्रियों में नहीं, घरों में। और ये तस्वीर बिल्कुल वही दिखाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा परिवार अपने घर के अंदर ही एक बड़े प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ है। ये उस वक्त की बात है जब फैक्ट्रियों का नामो निशान तक नहीं था। तो सवाल ये है कि अगर नई मशीनें थीं तो हर कोई उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था? खैर, बात इतनी सीधी नहीं थी। असल में नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। मशीनें बार बार खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत में भी अच्छा खासा खर्च आता था। और सच तो ये है कि वो हमेशा उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके बनाने वाले दावा करते थे। इस धीमी रफ्तार को समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन को बेहतर बना दिया था, फिर भी 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में बस 321 भाप के इंजन थे। सिर्फ 321। ये नंबर बताता है कि बदलाव रातों रात नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक औद्योगिक काम की असलियत नई मशीनें नहीं बल्कि पुराने पारंपरिक हुनर ही थे। 19वीं सदी के बीच में एक आम मजदूर मशीन चलाने वाला ऑपरेटर नहीं बल्कि एक पारंपरिक कारीगर था। तो चलिए अब कहानी के इंसानी पहलू पर आते हैं और देखते हैं कि इस तथाकथित मशीनी युग में भी इंसानी हाथों का बोलबाला क्यों बना रहा। देखिए, इंसानी हाथों को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा कारण था पैसा। विक्टोरियन ब्रिटेन में सस्ते मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गांव से शहर आए लोगों की भीड़ थी जो कोई भी काम करने को तैयार थे। तो ऐसे में कोई उद्योगपति महंगी मशीन में पैसा क्यों लगाएगा जब उसे सस्ते में मजदूर मिल रहे हों? मशीन और हाथ, इन दोनों की अपनी अपनी जगह थे। मशीनें एक जैसा स्टैंडर्ड सामान बनाती थीं जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट के लिए अच्छा था। वहीं हाथ से बने सामान में बहुत ही बारीक और ख़ास डिज़ाइन होते थे जिन्हें अमीर लोग अपनी शान और क्वालिटी के लिए खरीदते थे। और जैसा कि इस बात से पता चलता है, हाथ से बनी चीज़ें अमीर और ऊंचे तबके के लिए एक स्टेटस सिंबल थीं। उन्हें निफासत और क्लास की निशानी माना जाता था। उनकी फिनिशिंग बेहतर होती थी और डिज़ाइन भी एकदम अलग। लेकिन अमीरों की इस पसंद के सिक्के का एक दूसरा बहुत ही स्याह पहलू भी था। एक तरफ शानदार हाथ से बनी चीजें थीं तो दूसरी तरफ उन हाथों को चलाने वाले मजदूरों की भूख और गरीबी। ये पेंटिंग उन बेघर और भूखे लोगों को दिखा रही है जो रात गुजारने के लिए एक वर्कहाउस के टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। हम ब्रिटेन से निकलकर भारत आते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश औद्योगिकरण ने अपने सबसे अहम उपनिवेश पर क्या असर डाला।
ये जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया के कपड़ा बाजार का किंग था। यहाँ का कपास दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था और भारतीय कपड़ों की पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता में आते ही क्या किया? उन्होंने इस पूरे व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए एक सिस्टम बनाया। उन्होंने दूसरे व्यापारियों को रास्ते से हटाया और बुनकरों पर नजर रखने के लिए गुमाश्ता नाम के एजेंट रखे। इन गुमाश्ताओं का काम था ये पक्का करना कि बुनकर सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करें। बुनकरों को एडवांस पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया गया और उन्हें अपना माल किसी और को बेचने से रोक दिया गया। और इस कंट्रोल का नतीजा वो दिल दहला देने वाला था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों बुनकरों की बर्बादी की कहानी है। सिर्फ 40 सालों के अंदर भारत के कुल एक्सपोर्ट में सूती कपड़ों का हिस्सा 33% से गिरकर सिर्फ 3% रह गया। ये भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा हमला था। और ये कहानी का दूसरा पहलू है जो और भी चौंकाने वाला है। एक तरफ भारत के अपने उद्योग तबाह हो रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन में बनी सस्ती चीजें यहाँ के बाजारों में भरी जा रही थीं। 1850 तक भारत के कुल इंपोर्ट का 31% हिस्सा सूती माल का था और 1870 आते आते ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा हो गया। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था, वो अब ब्रिटिश फैक्ट्रियों का बाजार बनकर रह गया था। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी भारत में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी, भारत की अपनी फैक्ट्री प्रणाली का उदय। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत में एक नई औद्योगिक सुबह हो रही थी। 1854 में बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल लगी और ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद बंगाल में जूट मिलें, कानपुर में एल्गिन मिल और फिर मद्रास में भी मिलें खुलीं। ये फैक्ट्रियां आने वाले भारत के उद्योग की नींव थीं और इन उद्योगों के पीछे थे भारतीय उद्यमी। द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो दूर की सोचते थे। उन्होंने भारत के औद्योगिक भविष्य की कल्पना की और शिपिंग और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में पैसा लगाया। ये दिखाता है कि हर मुश्किल के बावजूद उद्यमियों का एक नया वर्ग उभर रहा था। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, औद्योगिकीकरण की कहानी सिर्फ तरक्की की सीधी साधी कहानी नहीं है। इसने एक तरफ बेहिसाब दौलत बनाई तो दूसरी तरफ गहरी असमानता भी पैदा की। एक देश की तरक्की दूसरे की बर्बादी की कीमत पर हुई। सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम अपनी दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इस जटिल विरासत की कौन सी परछाइयां हमें आज भी दिखाई देती हैं।